नमस्कार मित्रों। जैसा कि कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि आपको हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रमुख पुस्तकें जो हैं आरपीएससी जो मान्यता देती है उनके हमने नोट्स बनाए हैं मैंने उनको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कल हमने जितना पढ़ा था उससे आगे हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपके पास लगातार वीडियोस आती रहेंगी बिना किसी अवरोध के। बेल आइकन को भी दबाएं, साथ ही लोगों के साथ इसे शेयर भी करें जिससे उनके पास भी संपूर्ण जानकारी पहुंच सके, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं कि क्या सजेशन मुझे ऐड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो हमने कर लिया था पश्चिमी मरुस्थल के बारे में, थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी हमने कि क्या, कहाँ पे इसका कितना विस्तार है, कैसे कैसे इसका विस्तार है। जैसे हमने पश्चिम मरुस्थल का निर्माण पढ़ा कि कौन सा भाग कहलाता, थार का मरुस्थल का है, कितना प्रतिशत भाग भारत में है, कितना बाहर है, ये भी हमने पढ़ा था। तो हमने काफी सारी चीजों की चर्चा की थी। आगे चलेंगे, आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन। क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन पढ़ेंगे। इसको भी दो भागों में बांटा गया है पश्चिमी मरुस्थल को। पहला जो भाग है वो पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल आता है, जो 0 से 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है के बीच आता है, यानी कि यहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल, जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों भौतिक प्रदेशों का, यानी कि इसका जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थल, इसका उप विभाजन करने का जो कार्य करती है वो करती है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर उप विभाजन किया गया है। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसके पश्चिम का जो भाग है ये तो आपका शुष्क रेतीला मरुस्थल, और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूरब का जो भाग है ये है आपका अर्धशुष्क मरुस्थल। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को आधार मानकर ही इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उप विभाजन दो भागों में किया गया है। पहले से हम पढ़ेंगे महान शुष्क रेतीला मरुस्थल के बारे में, जो कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का भाग है। इसका उपनाम है राठी प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, और इसका नाम पूछा जाता है कि किस प्रदेश को राठी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो महान शुष्क रेतीला मरुस्थल को जाना जाता है। यह वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम, जो 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जलवायु की बात करें तो यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। जैसे जलवायु है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसका जो विस्तार है मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी जिलों में मिलता है, जिसमें जैसलमेर प्रमुख जिला होगा। जैसलमेर के बीकानेर है, बाड़मेर है। गंगानगर का जो भाग है वो दक्षिण पश्चिम आएगा, और जोधपुर का पश्चिमी भाग आता है, और बलोत्रा का उत्तर पश्चिम भाग इसमें शामिल। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा का उत्तर पश्चिम भाग, ये वाला उत्तर पश्चिम भाग बलोत्रा का। उसके बाद गंगानगर का दक्षिण पश्चिम भाग शामिल है, और पश्चिमी जोधपुर इसमें शामिल मिलता है। इस क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों में शामिल है लाठी सीरीज। क्या शामिल है? लाठी सीरीज इस क्षेत्र में पाई जाती है। लाठी सीरीज पाई जाती है। लाठी सीरीज इसका विस्तार पोकरण से मोहनगढ़ तक के मध्य जैसलमेर जिले में मिलता है। पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य जैसलमेर जिले में मिलता है। इस क्षेत्र में वास्तविकता में यह है क्या? लाठी सीरीज एक भूगर्भिक भूमिगत मीठे जल पट्टी है, अर्थात इस क्षेत्र में मीठे जल का विस्तार है। ये भूगर्भ में पाई जाती है, इसलिए इसको लाठी सीरीज कहते हैं। इसका विस्तार पोकरण से मोहनगढ़ तक है। दोनों ही जगह है वो जैसलमेर में स्थित है। यहाँ जो नदी का जो स्रोत है, नदी का स्रोत है सरस्वती नदी। क्या नदी है? सरस्वती नदी है। इसी खोज करने का श्रेय ओल्ड होम को जाता है। ओल्ड होम करके विद्वान थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ एक प्रमुख नलकूप बना हुआ है जिसका नाम है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप भी जैसलमेर में है, पोखरण में। इसे थार के घड़े के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र में एक घास पाई जाती है, वो है सेवण घास। कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है। जो गोडावट नामक पक्षी जो है, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, उसके जो प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त घास मानी जाती है सेवण घास। उसके बाद यहाँ पर अस्थाई झीलें बनती हैं, जिन्हें कहते हैं टाड रन पलाया। बालुका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थाई और दलदली झीलें क्या कहलाती हैं? अभी टाड रन पलाया कहलाते हैं। वालुका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थाई दलदली झीलें क्या कहलाती हैं? आपकी टाड रन पलाया के नाम से जानी जाती है। इनके कई सारे उदाहरण पूछे जाते हैं कि टाड रन पलाया के उदाहरण कहाँ कहाँ मिलते हैं।
तो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत पोकरण में मिलेंगे, बाकरी गांव मिल जाएंगे, बीरमसर गांव मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाड़ रन या पलाया का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो जैसलमेर में पोकरण है, बाकरी है, बीरमसर आता है। बलोत्रा में थोब नामक गांव में आपको उसके उदाहरण मिलेंगे, फलौदी में बाप में मिल जाएंगे, चूरू के ताला छापर में मिल जाएंगे, और जयपुर की सांभर झील जो है वह एक टाड़ रन पलाया का ही उदाहरण है। क्योंकि ये जो झीलें बनेंगी क्षेत्र में, ये सभी लवणीय झील होती हैं, इनमें उच्च मात्रा में लवणता पाई जाती है, इनमें खारापन होता है, और इन क्षेत्रों में जो झीलें मिलती हैं, चाहे वो जैसलमेर के पोकरण में हो, बाकरी में हो, बीरमसर में हो, बालोतरा के थोब में हो, फलौदी के बाप में हो, चूरू के ताला छापर में हो, या जयपुर के सांभर में हो, ये सभी झीलें जो हैं ये सभी लवणीय झीलें हैं, नमक का उत्पादन होता है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन बनता है, सैलिना झील क्या होती है? सैलिना का मतलब होता है कि जो रण होता है, क्या होता है? रण। रण एक प्रकार की झील ही होती है। तो रण झील के सूखने पर जो उच्च लवणता की झील बन जाती है उसे सैलिना झील कहते हैं। यानी जब टाड़ रण पलाया सूख जाएगा और उसमें जो उच्च लवणता वाली झील बन जाएगी उसे सैलिना झील के नाम से जाना जाता है। तो क्या क्या समझ में आया इसमें? हमने पढ़ा कि इसका दो भौमबाटक है पश्चिमी मरुस्थल को। पहला है महान शुष्क रेतीला मरुस्थल जो कि 0 से 25 सेंटीमीटर समरशेखर के मध्य का भाग है, और एक है आपका अर्धशुष्क मरुस्थल जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका मतलब इसे 25 सेंटीमीटर समरशेखर दो भाग विभाजित करती है। महान शुष्क रेतीला मरुस्थल इसको अपना मराठी प्रदेश आता है, यहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। यहाँ प्रमुख जलवायु शुष्क जलवायु है। प्रमुख जिलों में जैसलमेर है, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर का दक्षिण पश्चिम भाग है, आपका पश्चिमी जोधपुर आता है, बड़ौदा का उत्तर पश्चिम भाग शामिल है। प्रमुख में लाठी सीढ़ी जाती है जिसका विस्तार पोखरण से मोहनगढ़ तक के मध्य जैसलमेर में है। यह एक भूमिगत भूगर्भ में मीठी जल पट्टी का विस्तार है। इसमें जो नदी का स्रोत है वो सरस्वती नदी है जिसकी खोज ओल्ड होम ने की थी। यहाँ पर एक नलकूप है, चांदा नलकूप कहते हैं, थारका गढ़ा कहलाता है, पोखरण में स्थित है, और यहाँ पर घास बहती सेमन घास जो कि घोड़ा और पक्षी के प्रजनन हेतु सर्वाधिक उपयोगी। फिर आती है झील, झील को बोलते हैं टाड़ रन पलाया। ये बालू का स्तूप जो होते हैं उनके मध्य बनने वाली अस्थायी दलदल झीलें होती हैं। प्रमुख कहाँ पाई जाती हैं? जैसलमेर के पोखरण, बाकरी और बीरमसर में, बालोतरा के थोब में, फलौदी के बाप में, चूरू के ताला छापर में और जयपुर के सांभर में पाई जाती है। सैलिना झील क्या होती है? जब ये टाड़ रन या पलाया सूख जाते हैं तो उनसे जो उच्च लवणता वाली झील बन जाती है उन्हें हम सैलिना झील के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। अगला है समगांव। प्रमुख प्रमुख जगह है ये, समझते हैं। समगांव क्या है? समगांव हम सभी जानते हैं जैसलमेर में स्थित है, और ये ऐसा गांव है जहां पर एक भी वनस्पति अर्थात पेड़ नहीं है। पेड़ नहीं है इसलिए इसे बोलते हैं राजस्थान का वनस्पति विहीन गांव। क्या कहते हैं? राजस्थान का वनस्पति विहीन क्षेत्र। वनस्पति नहीं तो वर्षा भी नहीं हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि वनस्पति ही वर्षा को आकर्षित करती है, इसलिए न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है राजस्थान का। राजस्थान का थंडर बोल्ट कहते हैं, और इसलिए प्रसिद्ध किस लिए? डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है इसलिए यहाँ डेजर्ट ही डेजर्ट है, इसलिए यह डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा कहलाता है? समगांव है। राजस्थान का थंडर बोल्ट क्या कहलाता है? समगांव कहलाएगा। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो समगांव आएगा, और प्रसिद्ध किस लिए? डेजर्ट सफारी के लिए। उसके बाद दूसरा है पोकरण। पोकरण में बना हुआ है इंदिरा भारत शक्ति पैनोरमा। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि इंदिरा भारत शक्ति पैनोरमा कहाँ बना हुआ है? तो पोखरण में बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद पोखरण स्थित एक गांव आता है खेतोलाई गांव। कौन सा गांव है? खेतोलाई गांव। और खेतोला गांव में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर हुए परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किए थे यहाँ पर। सबसे पहला टेस्ट 1974 में 18 मई को किया था। पहला परीक्षण 18 मई 1974 को किया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। उस समय भारत में प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और राजस्थान के जो उस समय सीएम थे स्वर्गीय श्री हृदय जोशी जी, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते। तो कई बार इनका स्वीकृत पूछ लिया जाता है कि कब कौन सा परीक्षण हुआ, कौन से प्रधानमंत्री थे, कौन से मुख्यमंत्री थे, कौन सा नाम था। तो याद रखिएगा, पहला परीक्षण 18 मई 1974 को 1975 में आपातकाल लगने से पहले हुआ था। उसके बाद इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। पीएम थी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और सीएम थे स्वर्गीय श्री हृदय जोशी जी। उसके बाद
दूसरा परीक्षण होता है 11 और 13 मई 1998। कब हुआ है? 11 और 13 मई 1998 को हुआ और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया था। और उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। बीजेपी की सरकार थी तो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी तो उस समय स्वर्गीय श्री हीरो सिंह शेखावत अर्थात बाबू साहब उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। ठीक है, खेतुलाई गांव में ही परीक्षण हुए दोनों। तो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को, नाम था स्माइलिंग बुद्धा, पीएम थी इंदिरा गांधी जी और सीएम थे हृदय जोशी जी। दूसरा हुआ 11 और 13 मई 1998 को, नाम था ऑपरेशन शक्ति, पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और सीएम थे भैरव सिंह शेखावत जी। अगला एक गांव आता है इसी क्षेत्र में, वो है कनोई गांव। कनोई गांव बहुत इंपॉर्टेंट गांव है, यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुके हैं। कनोई गांव की बात करते हैं तो यहाँ पर बना हुआ है एक स्कूल, और ये स्कूल है महिलाओं बालिकाओं के लिए, जिसका नाम है राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल। राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल है। इसकी आकृति अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार आकृति है इस स्कूल की। और इसका निर्माण करवाया था चैतन्य राज और सिट्टा ने। किसने करवाया था? चैतन्य राज और सिट्टा ने करवाया था। और इसकी वास्तुकार कई बार पूछी गई है पेपर में। तो वास्तुकार ऐसे थे डायना कैलॉग करके इसकी वास्तुकार थी, जिन्होंने इस स्कूल का निर्माण करवाया, इसकी आकृति का निर्माण करवाया था। जबकि निर्माण में जो पैसा दिया वो चैतन्य राज और सिट्टा नामक संस्था ने दिया था। अंडाकार आकृति है और नाम है राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल। अब बात करेंगे जैसलमेर जिले में पाई जाने वाले प्रमुख उस चीज की जिसके बारे में, जिससे हमें प्राप्त होता है कि इस क्षेत्र में पहले समुद्र का विस्तार था, समुद्री वनस्पति यहाँ से प्राप्त हुई, वो गांव है आपका आकल गांव। कौन सा गांव आता है? आकल गांव आता है। आकल गांव है, जैसलमेर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर मिला है एक पार्क बना हुआ है, वुड फोसिल्स पार्क। वुड का मतलब लकड़ी, फोसिल्स माने जो अवशेष होते हैं, और पार्क तो जो समुद्री वनस्पति है, उस समुद्री वनस्पति जो पाई जाती है क्षेत्र में, उसको लेकर एक पार्क बनाया यहाँ पर सरकार ने। उसको कहते हैं आकल वुड फोसिल्स पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो वुड फोसिल्स पार्क यहाँ बना हुआ है, ये युग किसका है? ये जुरासिक कालीन है। कौन सा कालीन है? जुरासिक कालीन है। यहाँ पर अवशेष में बात करें, समुद्री वनस्पति पाई गई है जो कि 18 करोड़ वर्ष पुरानी है। के अवशेष पाए गए समुद्री वनस्पति के। और साथ ही डायनासोर के प्रमाण भी मिले। यहाँ डायनासोर थे, इसके प्रमाण मिले हैं जो करीबन 25 करोड़ वर्ष पुराने, 25 करोड़ वर्ष पुराने मिले हैं। तो आकल गांव से दो चीजें प्राप्त हुई हैं, एक तो वुड फॉसिल्स मिले हैं जो जुरासिक कालीन है, जिनकी उम्र अगर बात करें तो ये कितनी होंगी? 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। जबकि बात करें कि यहाँ से हमें डायनासोर के प्रमाण मिले हैं, तो डायनासोर कितने करोड़ वर्ष पुराने हैं? तो 25 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के प्रमाण यहाँ से मिले। अगला गांव इंपॉर्टेंट है जेठवाई गांव। जेठ जी है इसलिए पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए जेठवाई गांव में शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले हैं? शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण मिले जेठवाई गांव में। और ये इस युग के हैं तो थोरोसस इडिकस युग आता है। थोरोसस युग के प्रमाण हैं डायनासोर के जेठवाई गांव से। एक गांव आता है फतेहगढ़ गांव। कौन सा आता है? फतेहगढ़ गांव है, जहाँ से डायनासोर विलुप्ति के प्रमाण मिले, कि डायनासोर विलुप्त हुए के प्रमाण मिले हैं फतेहगढ़ गांव। उसके बाद एक पहाड़ी आती है कोटड़ी या थाइयात की पहाड़ियाँ। कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर में पड़ती हैं, या थाइयात की पहाड़ियाँ आती हैं। यहाँ से डायनासोर के फुटप्रिंट मिले हैं, पैर के निशान मिले हैं इन पहाड़ियों पर डायनासोर के। तो डायनासोर से कुछ अवशेष, जैसे आकल गांव है जहाँ डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे पहला गांव आकल गांव है, जहाँ से वुड फोसिल्स के मिले हैं जो कि किस युग के हैं? जुरासिक कालीन है। जुरासिक कालीन है, यहाँ से समुद्री वनस्पति जो कि वर्ष पुरानी है, 18 करोड़ वर्ष पुरानी है। जो शाकाहारी जो माफी डायनासोर मिले हैं वो कितने वर्ष पुराने? 25 करोड़ वर्ष पुराने हैं। जेठवई गांव से शाकाहारी डायनासोर प्रमाण मिले जो थोड़ा युग के हैं। फतेहगढ़ गांव से डायनासोर के विलुप्ति के प्रमाण मिलते हैं। जबकि कोटड़ी थायत की पहाड़ियों से डायनासोर की फुटप्रिंट हमें प्राप्त। उसके बाद एक गांव आता है कुलधरा गांव। ये गांव काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कुलधरा गांव, ऐसी मान्यता है कि रातों रात में यहाँ से पूरा गांव ही गायब हो गया, इसलिए इस गांव को बोलते हैं राजस्थान का शापित गांव या भूतिया गांव। राजस्थान का शापित या भूतिया गांव भी इसको कहा है। यहाँ पर एक फोर्ट है
किला बना हुआ है, इसको बोलते हैं खाबा फोर्ट। कौन सा फोर्ट बना हुआ है? खाबा फोर्ट बना हुआ है। और यहाँ राज्य का पहला कैक्टस गार्डन बनाया गया। क्या बनाया गया है? राज्य का पहला कैक्टस गार्डन बनाया गया है। और यहाँ से जो मुख्यतः मिलता है वो है व्हेल मछली। तो व्हेल मछली के प्रमाण यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कुलधरा गांव जिसे राजस्थान का शापित गांव भुट्टे गांव कहते हैं, व्हेल मछली के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से फोर्ट मिला है। और राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पर देश राज्य का पहला कैक्टस गार्डन का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका पहला हमने पढ़ा समगांव, जिसे राजस्थान का थंडरबोल्ट, राजस्थान का वनस्पति क्षेत्र का और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, डेजर्ट सफारी के लिए है। पोखरण जिसमें इंदिरा भारत शक्ति पैनल बना हुआ है। खेतुलाई गांव यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुए 1974-1998 में। उसके बाद कमलाई गांव यहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल बनाया हुआ है, राजकुमार रत्नावली गर्ल्स स्कूल, जिसकी वास्तुकार से डायना कैलोग, निर्माण करवाया चैतन्य राज सिट्टानी और अंडाकार आकृति है। उसके बाद आकल गांव है, जेठवई गांव है, फतेहगढ़ गांव है, कोटड़ी है, थाइया की पहाड़ियां हैं और कुलधरा गांव प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अगली, आगे चलते हैं। अगला जो इसमें गांव है वो है जैसलमेर जिले में और नाम है तनौट। क्या है? तनौट गांव। तनौट की अगर बात करते हैं तो तनौट गांव जो है वो तनौट जैसलमेर में आता है। और तनौट में एक मंदिर है तनौट माता। किसका है? तनौट माता का मंदिर बना हुआ है, जिनको प्रणाम कहते हैं राजस्थान की रुमालों वाली, माफ कीजिएगा, थार की वैष्णो देवी कहते हैं। थार में जो मंदिर है तनौट का, थार की वैष्णो देवी, यानी सैनिकों की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में जो बीएसएफ बॉर्डर लगता है, वहां के सैनिक इसकी देखरेख और पूजा पाठ करते हैं, इसलिए सैनिकों की कुल देवी कहते हैं। क्योंकि थार में मंदिर बना हुआ है, थार के मरुस्थल में, इसलिए थार की वैष्णो देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है तमिल नाडु। अगला एक गांव आता है जैसलमेर में बना हुआ है लोंगेवाला। लोंगेवाला गांव जो है, यहाँ पर वॉर म्यूजियम बनाया गया। क्या बनाया गया है? एक युद्ध संग्रहालय बनाया गया है लोंगेवाला में। उसके बाद घोटारू आता है। घोटारू यहाँ से हीलियम गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये खनिज वाले टॉपिक पूछा जाता है कि हीलियम गैस के भंडार राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, तो घोटारू से प्राप्त हुए हैं। अगला है बाप। बाप फलौदी में पड़ता है, वर्तमान फलौदी जिला भी है। बाप से जो मिला है वो है हिमानी निक्षेपीकृत गोल चिकने पत्थरों का भंडार। हिमानी निक्षेपीकृत गोल चिकने पत्थरों का भंडार है, जिसमें बाप बहादुरा बोल्डर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बाप बहादुरा बोल्डर के नाम से जाना जाता है। और ये जिस युग के मिले हैं वो आपका परमो कार्बोनिफेरस युग है। कौन सा युग है? परमो कार्बोनिफेरस युग है, जिससे हमें प्राप्त हुआ। अब तक हमने कई युग बात करें, जैसे पहले हमने आकल गांव की बात करी, इसमें जो अवशेष मिले जुरासिक कालीन थे। उसके बाद जेठवाई गांव आया, जेठवाई गांव में जो शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण मिले वो थोरोसस काल के थे। उसके बाद हमने बात की, अब बाप गांव आया। बाप गांव जो में बाप बहादुर बोल्टन मिले हैं, इनमें जो प्रमाण मिले वो परमो कार्बोनिक फेरस युग के हैं। अगला क्षेत्र है सूर सागर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सूर सागर क्षेत्र, और ये पड़ता है जोधपुर। और यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं आपके इडियाकारा युग। कौन सा युग है? इडियाकारा युग जो उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भी क्या है? ये भी चित्तर पत्थरों का जमाव। चित्तर पत्थरों का क्या है? जमाव है, यहाँ पर उत्पादन होता है सूरसागर क्षेत्र जोधपुर। ये खनिज टॉपिक में हम और विस्तृत पढ़ेंगे। अगला गांव आता है किराणु गांव। किराणु गांव है हातमा गांव। किराणु जो जगह है वो हातमा गांव पड़ती है बाड़मेर में। और किराणु को कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराणु को, क्योंकि यहाँ पर मंदिर बना हुआ है किराणु का सोमेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? किराणु का सोमेश्वर मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और ये शैली है मारू गुर्जर शैली। कौन सी शैली है? मारू गुर्जर शैली में बना हुआ। तो किराणु हातमा गांव बाड़मेर, किराणु का सोमेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। उपनाम राजस्थान का खजुराहो आता है। शैली है मारू गुर्जर शैली। अच्छा आप बताइए, राजस्थान में मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला जो है इसमें बाटाड़ू का कुआं। बाटाड़ू कुआं बाड़मेर में पड़ता है, जिसे रेगिस्तान का जल महल के नाम से भी जाना है। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बाटाड़ू कुआं, लेकिन बाड़मेर जिले में स्थित है। ये थे कुछ प्रमुख शुष्क रेतीला मरुस्थल के गांव और प्रमुख जगह, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे आगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। उसके बाद पश्चिमी मरुस्थल को भी अब दो भाग बांटा गया।
पश्चिमी मरुस्थल को दो बटा गया, शुष्क और अर्धशुष्क। अब शुष्क जो रेतीला मरुस्थल है उसको भी दो भागों में बटा गया बालुका स्तूपों के आधार पर। बालुका स्तूपों के आधार पर शुष्क रेतीला मरुस्थल को विभाजन पढ़ते हैं। चलिए, ये विभाजन जो है बालुका स्तूपों के आधार पर है। पहला है बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, अर्थात बालुका स्तूप नहीं पाए जाते क्षेत्र में। यह राजस्थान के इस क्षेत्र के यानी कि शुष्क रेतीला मरुस्थल के लगभग 41.5% 41.5% भूभाग पर है। दूसरा आता है बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, अर्थात बालुका स्तूप पाए जाते हैं। यह है इस शुष्क रेतीला महान मरुस्थल जो है उसके लगभग 58.5% भूभाग पर पाया जाता है। पहले हम बात करेंगे बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी कि जहाँ बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। यह है 41.5% भूभाग है। यहाँ पर जुरासिक काली चट्टानें पाई जाती हैं। इसका एक अन्य नाम पूछते हैं हम्मदा, क्योंकि यह एक चट्टानी मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? चट्टानी मरुस्थल है। और चट्टानी मरुस्थल में झीलें बनेगी, वो बनेगी वाल्सन झील। कौन सी झील बनती है? वाल्सन झील कहते हैं जिन्हें। इसका विस्तार पूछा जाता है तो इसका विस्तार मुख्यतः फलौदी से पोखरण और बालोतरा के मध्य एक त्रिकोणात्मक आकृति में मिलता है। ये क्षेत्र में जहाँ चट्टानी मरुस्थल है यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में उसका उत्पादन सर्वाधिक होता है क्षेत्र। तो जुरासिक काल की दो चीजें प्राप्त हुई है। एक तो हमें आकल गांव में जुरासिक युगीन चीजें मिली हैं, जिसमें आपके देखें हम यहाँ पर थोड़ा सा जुरासिक कालीन थे ये। आकल गांव में वुड फॉसिल्स पार्क मिले हैं और एक जुरासिक युगीन हमें चट्टानी मिली है वहां पर जैसलमेर के पोखरण फलौदी बालोतरा के मध्य, जिसको हम हम्मदा कहते हैं। ये बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, अर्थात यहाँ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र और ये 58.5% भूभाग पर विस्तारित है। इसका निर्माण हुआ है बालुका स्तूपों के अपर्दन और निक्षेप प्रक्रिया से। बालुका स्तूप जब एक स्थान पर हवा के द्वारा अपराजित होकर दूसरे स्थान पर जमा हो जाता है उसे बोलते हैं बालुका स्तूप निर्माण। एक आता है बालुका स्तूपों का मरुस्थल मार्च। मरुस्थल मार्च क्या होता है? बालुका स्तूपों का विस्तार या आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च चलाता है, यानी कि जब हवा के साथ ये व्यक्ति इस स्थान से ए प्लेस से बी प्लेस तक उड़ के चली जाती है ऐसे करके, तो उसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थल मार्च की संज्ञा लेते हैं। और सर्वाधिक जो मरुस्थल मार्च होता है उसके लिए जो प्रसिद्ध गांव है नाचना गांव। जैसलमेर जिले से नाचना गांव सबसे प्रसिद्ध गांव माना गया है बालुका स्तूपों के विस्तार को देखते हुए। अब प्रमुख प्रकार के बालुका स्तूप जहां से लगातार हर बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रमुख बालुका स्तूप, पहला बालुका स्तूप आता है अनुदैर्ध्य या रेखीय पवनानुवर्ती समानांतर अनुदिश या सीप बालुका स्तूप। यह अनुदैर्ध्य प्रकार के बालुका स्तूपों का ही नाम है, इसलिए इसे अनुदैर्ध्य, रेखीय, सीप, समानांतर, अनुदिश या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये बालुका स्तूप पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, इसलिए इन्हें समानांतर बालुका स्तूप या अनुदिश बालुका स्तूप कहते हैं। कौन से? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जो होते हैं ये पवन की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनते हैं। इनका निर्माण जो होगा पवन विमुख होता है, यानी कि हवा की दिशा के विपरीत साइड इनका निर्माण होता है, पवन विमुख निर्माण होता है। ये जो बालुका स्तूप है मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी और जोधपुर तथा चूरू जिले के कुछ भागों में पाए जाते हैं। मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर और चूरू जिलों में मुख्यतः पाए जाते हैं। इनके बीच में एक चीज पूछी जाती है, कारवा मार्ग या गासी क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। कारवा मार्ग या गासी क्या होता है? दो पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों के मध्य की जो निम्न भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? कारवा मार्ग या गासी के नाम से जानते हैं। जब एक आता है थली बालुका स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि, एक होता है कारवा या गासी मार्ग। ये क्या होता है? जब दो पवनानुवर्ती अनुदैर्ध्य समानांतर रेखीय सीप या फिर अनुदिश बालुका स्तूप के मध्य जब दो बालुका स्तूप ऐसे, मान लीजिए ये एक बालुका स्तूप हो गया, ये एक बालुका स्तूप हो गया, ये दोनों ही बालुका स्तूप कैसे हैं? ये पवनानुवर्ती हैं।
तो इनके मध्य जो निम्न भूमि बनेगी ये वाली, ये जो भूमि है क्या कहलाएगी आपकी, खारवा मार्ग के काशी के नाम से जानता है। ये जो होते हैं कुल 3 प्रकार के होते हैं, और अब की बार आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड एसएसटी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि अनुदैर्ध्य बालकों स्तूप कितने प्रकार है। 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक प्रकार नहीं था, एबीसीडी में से ज्ञात करना था। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सीप, एक होता है पवनानुवर्त वनस्पति युक्त रेखीय, और एक होता है पवन विमुखी रेखीय। तो इसलिए पवन विमुख निर्माण होता है, मैंने कहा पहला ही। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला है सीप, दूसरा है वनस्पति युक्त रेखीय, तीसरा होता है पवन विमुख रेखीय। तो आरपीएससी का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने ये नोट्स जो बनाए हैं यह बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से बनाए हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछने की 90% अधिक से अधिक संभावना है। 90% से अधिक प्रश्न इन्हीं से आ जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है। दूसरा जो बालू स्तूप प्रकार है वो है आपका अनुप्रस्थ या अवरोधी बालू स्तूप। कौन सा है? अनुप्रस्थ या अवरोधी बालू स्तूप। सर्वाधिक नाम किसके हैं? अनुदैर्ध्य के, जिसके समानांतर अनुदिश, शीप, रेखीय, पवनानुवर्ती। लेकिन जब हम अनुप्रस्थ की बात कर रहे हैं तो इन्हें केवल अवरोधी बालू स्तूप या इन्हें समकोण भी कह सकते हैं, लंबवत बालू स्तूप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, इसलिए समकोणी बालू स्तूप भी कह सकते हैं। अनुप्रस्थ तो है ही है और अवरोधी है। इनका निर्माण हवा सम्मुख निर्माण होता है। ये क्षेत्र मुख्यतः बीकानेर के पूगल क्षेत्र, गंगानगर का सूरतगढ़ क्षेत्र, हनुमानगढ़ का रावतसर क्षेत्र, सरदार शहर चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर और अजमेर जिले के बूढ़ा पुष्कर में मुख्यतः पाए जाते हैं। बीकानेर का पूगल, गंगानगर का सूरतगढ़, हनुमानगढ़ का रावतसर, चूरू का सरदार शहर, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर और बूढ़ा पुष्कर अजमेर में मुख्यतः पाए जाने वाले बालू स्तूप होते हैं अनुप्रस्थ या अवरोधी बालू स्तूप पाए जाते हैं, जो हवा के समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर बनने वाले बालू स्तूप होते हैं। इनका निर्माण हवा के सम्मुख होता है। विमुख इनका होता है तो अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू स्तूपों का होता है। हवाओं के जब मार्ग में ऊंची बाधाएं आ जाती हैं या विस्तृत बाधा आ जाती हैं, तो हवा के मार्ग में बाधा आने के कारण जब इसका निर्माण समकोण पर होता है, यानी मान लीजिए कोई पर्वत है यहाँ पर और यहाँ हवाएं आ रही हैं ऐसे करके, ये अपने साथ क्या लाएंगी? रेत लाएंगी। रेत जब लाएंगी तो ये क्या करेंगी? यहाँ पर हवा का जमाव होगा ऐसे करके, तो ऐसे पर्वत के सहारे ये 90 डिग्री एंगल तक बन जाती है हवा, 90 डिग्री एंगल से जमाव हो जाता है, क्योंकि ये तो हवा आ रही थी ऐसे करके तो, और ये मिट्टी थी जो काले रंग से दर्शाई गई है। मिट्टी ऐसे जमा होती हुई खड़ी होती चली जाती है, 90 डिग्री एंगल बन जाता है, इसलिए हम अनुप्रस्थ या अवरोधी या समकोण बालू स्तूप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दर्शाया भी गया है, देखिए जो ऊपर का जो भाग है, जैसे यहाँ बीकानेर से लेके आपका सूरतगढ़, गंगानगर वाला पूगल बीकानेर, केशनो बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ रावतसर, सरदार साहब चूरू, झुंझुनू, सीकर और बूढ़ा पुष्कर अजमेर और आपके जोधपुर के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। ये देखिए अनुदैर्ध्य यानी कि उत्तर, ये नॉर्थ वाली साइड है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट वाले एरिया मुख्यतः यानी उत्तर दिशा में अधिक पाए जा रहे हैं ये वाले बालू का स्तूप। और जो अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में अधिक है। यहाँ पर देखिए आप पूरा दर्शाया गया है, दक्षिण पश्चिम दिशा में अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है, जबकि उत्तरी दिशा में अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप पाए जा रहे हैं। अगले जो बालू का स्तूप है वो है आपके बरखान बालू का स्तूप, जिन्हें अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। कौन से हैं? बरखान बालू का स्तूप या अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। इनकी चर्चा करें तो आपको याद होना चाहिए बरखान वालों का स्तूप या अर्ध चंद्राकार वालों का स्तूप ये सर्वाधिक गतिशील वालों का स्तूप माना है। सबसे अधिक गति से चलने वाले वालों का स्तूप कौन सा है? बरखान वालों का स्तूप होते हैं। मरुस्थलीय विस्तार में सर्वाधिक योगदान जिन वालों का स्तूपों का है वो बरखान वालों का स्तूप ही आते हैं, और राज्य में सर्वाधिक विस्तार जिनका है वो भी आपकी बरखान या अर्ध चंद्राकार वालों का स्तूप ही आते हैं। तो सर्वाधिक गतिशील वालों का स्तूप, विनाशकारी वालों का स्तूप बरखान है। मरुस्थलीय विस्तार में सर्वाधिक योगदान देने वाला स्तूप भी बरखान है, और राज्य में सर्वाधिक विस्तार जिन वालों का स्तूप होगा वो भी बरखान वालों का स्तूप ही आता है। अब इनका निर्माण पूछा जाए, इनका जो निर्माण होता है वो हवा के सम्मुख ही होता है। कैसे होता है? हवा के सम्मुख ही पाई जाती है। केवल हवा विमुख एक ही वाल को हमने पढ़ा है, कौन सा है? अनुदैर्ध्य। ये प्रमुख क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र में प्रमुखतः पाए जाने वाले वालों के स्तूप है आपके
वर्खान या अनुदैर्ध्य प्राप्त की है। वर्खान वालुका स्तूप शेखावटी क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब यह क्षेत्र कौन कौन से थे? पोखरण है, रामगढ़ है, जैसलमेर जिले का भालेरी का चूरू आता है, झुंझुनू में मंडावा आता है, सीकर जिले में फतेहपुर आता है, और गंगानगर का सूरतगढ़ क्षेत्र है, और जोधपुर के ऊशिया में प्रमुख से पाए जाने वाले स्तूप कौन से आपके? तो वर्खान या अर्धचंद्राकार वालुका स्तूप आते हैं। लेकिन इससे पहले हमने कुछ एक वालुका स्तूप पढ़ा था, नाम था अनुप्रस्थ या अवरोधी वालुका स्तूप, समकोण पर बनना। वो भी बीकानेर के पुगल में, गंगानगर के सूरतगढ़ में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, गंगानगर सूरतगढ़ में दोनों ही प्रकार के बालू के सूप मिल रहे हैं, वर्खान भी मिल रहा है और अनुप्रस्थ भी मिल रहा है। ठीक है। पोखरण में आप जाओगे तो आपको अनुदैर्ध्य प्रकार के मिलेंगे और वर्खान मिल जाएगा, है ना। झुंझुनू में मिल जाएंगे, सीकर में मिल जाएंगे, तो हर जगह हर प्रकार के बालू के सूप पाए जा रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है। अब एक चीज आती है डाट या थली। क्या आता है डाट या थली? ये क्या है? अर्धचंद्राकार अर्थात बाल वर्खान बालू का स्तूप के मध्य जो गड्ढे बन जाते हैं उनको बोलते हैं डांड या थली। अब अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के मध्य जो गर्त बन जाता है उसको डांड या थली कहते हैं। जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि दो पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों के मध्य बनने वाले जो निम्न भूमि होती है उसे हम कारवा मार्ग या घासी के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ही बालुका स्तूप के मध्य अलग अलग चीज दिखाई दे रही है। एक पवनानुवर्ती बालुका स्तूप मध्य निम्न जैसे कारवा मार्ग घासी कहते हैं, जबकि अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप मध्य जो गर्त बन रहा है, जो गड्ढा बन रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? डांड या थली के नाम से जानते हैं। अगला बालुका स्तूप है तारा बालुका स्तूप। तारा बालुका स्तूप यह मुख्यतः इसकी आकृति तारेनुमा होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होगा, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, जब अनेक क्षेत्रों से वर्षा, माफ कीजिएगा, हवाएं आ जाएं तो हवा चलने से इसकी आकृति तारेनुमा बन जाती है, इसे तारा बालुका स्तूप है। यह मुख्यतः पोखरण और मोहनगढ़ में पाए जाते हैं, जैसलमेर के, और गंगानगर के सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। तो पोखरण में सभी प्रकार के बालुका स्तूप मिल जाएंगे मुख्यतः। गंगानगर के सूरतगढ़ में आपको अनुप्रस्थ और आपको बरखान और आपको तारा बालुका स्तूप मिल जाए। ठीक है। अगला बालुका स्तूप आता है नेटवर्क बालुका स्तूप। कौन सा बालुका स्तूप है? नेटवर्क बालुका स्तूप आता है। नेटवर्क बालुका स्तूप क्या होता है? जब एक बालुका स्तूप अनेक बालुका स्तूपों से जुड़ा हो, जब एक बालुका स्तूप अनेक बालुका स्तूपों से जुड़ जाता है तो उसे नेटवर्क बालुका स्तूप की संज्ञा दी जाती है। यह मुख्यतः हनुमानगढ़ जिले से लेके और हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा तक पाई जाती है। हनुमानगढ़ से हरियाणा राज्य के हिसार जिले तक की सीमा तक पाए जाते हैं ये आपके नेटवर्क बालुका स्तूप जो। अगला आता है नेवखा। नेवखा बालुका स्तूप क्या होता है? झाड़ी देखिए आपने, झाड़ी जैसलमेर जिले में कुछ झाड़ियां पाई जाती है, झाड़ियों के पीछे निर्मित बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं? नेवखा कहलाते हैं। यानी कि कोई झाड़ी है, ये झाड़ी मान लीजिए, ये कोई झाड़ी है, इस झाड़ी के इस दिशा में बनने वाले जो बालुका स्तूप होंगे वो क्या कहलाएंगे? फिर नेवखा कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा आता है पैराबोलिक या परवलयाकार बालुका स्तूप। पैराबोलिक या परवलयाकार या हेयरपिन बालुका स्तूप भी कहते हैं, क्योंकि इनकी आकृति हेयरपिन के समान है, पैराबोलिक के परवलयाकार की, और ये वनस्पति के पीछे ना बनकर वनस्पति के सहारे यानी आगे की दिशा में बनते हैं। इन्हें बोलते हैं परवलयाकार या पैराबोलिक बालुका। तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे हेयर पिन लगी हुई है, इसलिए इन्हें कहते हैं पैराबोलिक या हेयर पिन बालुका स्तूप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वनस्पति के सहारे बनते हैं। दूसरा आता है, अगला आता है शब्र काफिज। क्या आता है? शब्र काफिज। छोटी झाड़ी या ऊंचे घास के झुंड के सहारे बनने वाले जो बालुका स्तूप होते हैं वो आपके शब्र काफिज कहलाते हैं। छोटी झाड़ी व ऊंचे घास के झुंड के सहारे बनने वाले बालुका स्तूप शब्र काफिज बालुका स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। अब कुछ चीजें रखिएगा, जैसे वरखान जो है, अनुप्रस्थ, सीप, ये सभी अनुदैर्ध्य प्रकार के बालुका स्तूप ही हैं। इस प्रकार जो वरखान, अनुदैर्ध्य या सीप बालुका स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है। वे अनुदैर्ध्य प्रकार के बालुका स्तूप ही होते हैं मुख्यतः, लेकिन इनकी आकृति निर्माण के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। बालुका स्तूपों को मुख्यतः जैसलमेरी भाषा में यानी कि स्थानीय भाषा में टीले, टिब्बे, धोरे, धरियन जैसे नामों से जाना जाता है। बालुका स्तूपों का सर्वाधिक जो स्थानांतरण होता है वह किस माह में होगा बताइए? तो महीना होता है आपका मार्च से जुलाई, क्योंकि गर्मी पड़ती है, वर्षा होती नहीं है, गर्मी अधिक रहेगी, हवा अधिक चलेगी,
अधिक हवा चलेगी तो मार्च से जुलाई के माह में सर्वाधिक स्थानांतरण होगा। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं वो जोधपुर ग्रामीण जो क्षेत्र था पहले उसमें पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान जोधपुर ही आएगा। तो जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वरखान, अनुप्रस्थ और सीप, अनुदैर्ध्य प्रकार के ही बालू का स्तूप है, लेकिन वरखान बालू को स्तूपों को स्थानीय भाषा में टीले, टिब्बे, धोरे, धरियन, जैसलमेर में धरियन कहा जाता है। बालू के स्तूप का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जुलाई के मध्य होता है और सर्वाधिक बालू के स्तूप जैसलमेर में और सभी प्रकार के बालू के स्तूप जोधपुर ग्रामीण यानी कि जोधपुर में पाए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ बालू का स्तूप थे जिनमें हमने कई तरह के बालू का स्तूप पढ़े। पहला बालू का स्तूप हमने पढ़ा जिसका नाम था अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जिसे हम कई उपनामों से जान रहे थे, पवनानुवर्ती, सीप, रेखीय, अनुदिश, समानांतर बालू का स्तूप मान रहे थे। ये इनका निर्माण पवन के विमुख हो रहा था, है ना। और ये प्रमुख थे जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालौर जैसे क्षेत्रों में मिल रहे थे हमें। उसके बाद हमने दूसरा बालू का स्तूप पढ़ा अनुप्रस्थ या अवरोधी बालू का स्तूप। इनका निर्माण हवा सम्मुख हो रहा था और ये हवा के समकोण पर बन रहे थे। जब इनके मार्ग में कोई ऊंची बाधा यानी कि पर्वत आ जाए तो इनके समांतर बनते हैं। वैसे मुख्यतः यह कहाँ पाए जा रहे थे? बीकानेर के पूगल में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, गंगानगर में, सूरतगढ़ में, आपका सरदार साहब, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और जोधपुर में हमें प्राप्त हो रहे थे। उसके बाद अगला बालू का स्तूप हमने पढ़ा वरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप मुख्यतः में क्या प्राप्त हो रहे थे? ये बालू का स्तूप में जैसे देशनोक बीकानेर में हमें मिल जाएंगे, पोखरण मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद भालेरी, चूरू, मंडावा, झुंझुनू, फतेहपुर सीकर और आपके सूरतगढ़, गंगानगर और होशियार जोधपुर में मिल जाएंगे। इनके भी जो गर्त भूमि बन रहा था वो डांड ढाले कहते हैं। पवनानुवर्ती बालू का मतलब निम्न भूमि बनी, उसको हमने कारवा मार्ग या घासी कहा था। तारा बालू का स्तूप आपकी तारमा होती है, पोखरण से मोहनगढ़ और सूरतगढ़, गंगानगर में मिल जाएंगे। नेटवर्क बालू का स्तूप ये हरियाणा, हनुमानगढ़ से हरियाणा सीमा तक मिलते हैं और नेवखा वनस्पति के पीछे, झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू को तो नेवखा कहलाते हैं। परफलाकार या वनस्पति के सहारे बनने वाले बालू को हेयरपिन कहते हैं। और एक आता है आपका शब्र काफिज बालू का स्तूप, जो कि झाड़ी ऊंचे घास के झुंड के सहारे बनता है। ठीक है, उसके बाद जो पूछा जाता है सर्वाधिक स्थानांतरण वाला इंपॉर्टेंट है, जुलाई से मार्च के मध्य सर्वाधिक स्थानांतरण होता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में और सही प्रकार के जोधपुर में आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। अब जो आता है वो है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश आता है? यानी कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा पूरब का जो भाग है उसे हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ वर्षा की अगर बात करें तो इसका नाम वागड़ क्षेत्र है। क्या नाम है इसका? वागड़ क्षेत्र को कहते हैं। और यहाँ वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। उतनी होती है 25 से 50 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु है अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु है यहाँ की? यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अच्छा, इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है संक्रमणीय या परवर्ती जलवायु का प्रदेश। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों के मध्य स्थित है। यानी कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश जो है शुष्क यानी कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से इधर का भाग और 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पूर्व का जो भाग है ये वाला, इसके मध्य कैसा है? ये परवर्ती है, यानी कि इनके मध्य संक्रमणीय अवस्था है। संक्रमणीय अवस्था है, परवर्ती होने कारण इसे संक्रमणीय परवर्ती जलवायु का प्रदेश इसको कहा जाता है। इसे कुल 4 बहुमंडल है। पहला भाग है घग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावटी बेसिन, तीसरा है नागौरी उच्चभूमि और चौथा आता है गोडवाड़ बेसिन। घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन जिसे आंतरिक प्रभाग का क्षेत्र या कातली बेसिन भी कहते हैं, नागौर उच्चभूमि और एक आता है गोडवाड़ बेसिन। गोडवाड़ बेसिन को लूनी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले बात करते हैं घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन जिसका निर्माण घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से हुआ है। घग्गर नदी जो कि कालका की पहाड़ी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी में कालका की पहाड़ी निकलती है और वो तलवाड़ा हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो वह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है। उस मिट्टी से निर्माण हुआ है किसका? इस मैदान का, ऐसे घग्गर का मैदान का।
इसका विस्तार मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में मिलता है। यहाँ पर मिट्टी जो है वो भूरी मटियार मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा है। गग्गर के मैदान को हनुमानगढ़ जिले में नाली या पाट कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाली या पाट कहते हैं गग्गर के मैदान को। गग्गर के मैदान को स्थानीय भाषा में बग्गी या काठी के नाम से भी जाना जाता है। बग्गी या काठी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी जो है मुख्यतः सैम की समस्या, अम्लीयता, क्षारीयता तथा जल भराव से क्या है ग्रस्त है ये। यानी कि घग्गर बेसिन की बात करें तो इसका निर्माण घग्गर नदी द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें मिट्टी पूरी मटियार में मिल रही है और जलोढ़ मृदा भी है, उससे इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। गंगानगर से निकल के ये पाकिस्तान चली जाती है और बहावलपुर फोर्ट के पास इसका समापन होता है, तो इसलिए ये मुख्यतः राजस्थानी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में विस्तारित है। मोटी माफ कीजिए भूरी मटियार मृदा और जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। गग्गर के मैदान को हनुमानगढ़ नाली या पाट कहते हैं और गग्गर के मैदान को स्थानीय भाषा में बग्गी या काठी के नाम से जाना जाता है। यह नदी सैम की समस्या, अम्लीयता और क्षारीयता सर्वाधिक ग्रस्त है। और हनुमानगढ़ जिले का एक गांव है बड़ोपोल गांव। कौन सा गांव है? बड़ोपोल गांव आता है, जो कि सैम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित गांव है। सैम की समस्या से प्रभावित गांव कौन सा है? हनुमानगढ़ जिले का बड़ोपोल गांव आता है। याद कीजिए मैदान पूछा जाता है मालवा का मैदान। सतलज और घग्गर के मध्य दो आब का जो मैदान बनता है उसे मालवा के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक नदी है घग्गर नदी, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, घग्गर क्योंकि हम जानते हैं आंतरिक प्रवाह में की सबसे लंबी नदी है, पूर्ण नहीं है, मतलब कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर ही है। लेकिन पूछे कि पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो फिर कांसली नदी है जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर आती है। इसका उद्गम होता है कालका की पहाड़ियों, शिवालिक कालका शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल से होता है। इसका समापन फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान में होता है। ये राजस्थान प्रवेश करती तलवाड़ा टिब्बी तहसील है, तिलवाड़ा गांव है, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर और यह राजस्थान में 100 किलोमीटर की करीब प्रवाहित। इसको परिणाम जैसे इसको सर्वाधिक सैम की समस्या उत्पन्न करती है, इसका नाम है राजस्थान का शोक कहते हैं इसे, मृत नदी कहते हैं, सोहता नदी कहते हैं, वाहिंद कहते हैं, नट नदी कहते हैं या दृश्यवती नदी के नाम से इसको जाना है। कौन कौन से नाम है? राजस्थान का शोक, नट नदी, दृश्यवती नदी, सोहता नदी, वाहिंद नदी, नट नदी के नामों से जाना जाता है। इसकी कुल जो लंबाई है 465 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर आती है। इसका जो प्राचीन नाम है वो है सरस्वती नदी। क्या नाम है? सरस्वती नदी आती है, जबकि पाकिस्तान में इसको हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। हनुमानगढ़ में इस नदी को पाट या नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पाट या नाली के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है राजस्थान में। किस दिशा से प्रवेश करती है? तो राजस्थान की एकमात्र जो नदी है उत्तर दिशा से प्रवेश करती है यहाँ से, है ना। और हिमालय श्रेणी से आने वाली भी एकमात्र नदी है घग्गर। इसकी झील है, झील का नाम है तलवाड़ा झील, के किनारे झील बनी हुई तलवाड़ा झील है। और इसके किनारे दो सभ्यता बनी हुई है, तीन सभ्यता है। एक है मुख्य सभ्यता राजस्थानी कालीबंगा सभ्यता, दुघाटी सभ्यता की। एक पीलीबंगा है और एक रंगमहल। इसके किनारे एक मजारी बनी हुई है गंगानगर जिले में, अनूपगढ़ तहसील में, लैला मजनू की मजार।